शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रचना को हमने 5 प्रकार से विभाजित करके बताया था। लगभग इसके 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के सभी पार्टों को देख लीजिएगा। आज उसी क्रम में पार्ट 7वां होगा। शब्द रचना बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में आपके यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो सीधे सीधे आपको आंसर और 1 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप अवश्य रूप से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको देखिए 5 प्रकार से विभाजन इसका बताया था। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर, अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर, रूप विकार या बनावट के आधार पर और शब्द शक्ति के आधार पर। इनमें हमने 3 प्रकारों की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने आपको ऋण यौगिक या अवगुण के बारे में बताया है और तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के बारे में बताया है। साथ ही साथ एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी और समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों के बारे में बताया है। ये सारे पीछे के पार्ट में बता दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं फिर कह रहा हूँ, सीधे सीधे नंबर मिलते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। आज उसी क्रम में अगला होगा, ये पार्ट इसका चौथा भाग होगा, ठीक है। जो 5 प्रकार का विभाजन था उसमें से ये चौथा भाग होगा, रूप विकार या बनावट के आधार पर। देखिए, रूप विकार या बनावट के आधार पर 2 प्रकार से विभाजन है, एक विकारी में और एक अविकारी में, ठीक है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, खूब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। रूप विकार या बनावट के आधार पर इसे 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, विकारी और अविकारी शब्दों में। विकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या विशेषण के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। मतलब उन्हें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो जब ये विकारी मतलब खुद में परिवर्तन हो जा रहा है, साधारण से समझिएगा, अगर विकारी है तो खुद में परिवर्तन कर लेता है, किसमें? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, ठीक है। उसी तरीके से अगर अविकारी है तो अविकारी शब्द क्या है? यह परिवर्तन नहीं करता, अर्थात इसमें लिंग, वचन, काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा? अविकारी शब्द होगा। अगर विकारी शब्द है तो उस पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप संज्ञा को ले लीजिए, सर्वनाम को ले लीजिए, क्रिया को ले लीजिए, विशेषण को ले लीजिए, ये क्या है? ये सारे विकारी शब्द हैं। अगर अविकारी में आप जाएंगे तो जिसमें अव्यय या निपात आता है। देखिए, अव्यय और निपात, निपात जो होता है वो अव्यय की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता होती है। ये चीज आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं, तो विकारी हैं, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और अव्यय या निपात किसके अंतर्गत आते हैं, तो वह अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, लड़का, इसका लिंग परिवर्तन करके आप लड़की भी कह सकते हैं, लड़का, लड़की। तो क्या हुआ? इसमें विकार उत्पन्न हो गया। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इसमें क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। लड़का, लड़की, लिंग परिवर्तन हो गया, तो ये विकारी शब्द आया, ठीक है। क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। और अविकारी शब्द जिसमें इस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे यूं ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब एक एक चीजों को देखते हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया, विशेषण, इस तरीके से हम अव्यय, निपात तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको समझना आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा शब्द। तो देखिएगा, हम विकारी शब्द से शुरुआत करते हैं। विकारी में हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ना है। तो विकारी शब्द हमने बता दिया। अब हम संज्ञा शब्द से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, संज्ञा, हालांकि आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, ये सारे नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बहुत पुरानी परिभाषा है। आप बहुत सारे किताबों में, आप पूर्व की जितनी भी कक्षाएं आप पढ़े होंगे, जहाँ आप हिंदी पढ़े हैं, तो वहाँ ये चीजें मिल जाती है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, जाति, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग देखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से बताई जा रही है। तो यहाँ कोई डिफिनेशन नहीं पूछी जाती कि संज्ञा की परिभाषा लिखी है।
ऐसा कुछ नहीं आता, आपको शब्द दे दिया जाएगा, वहां से आपको संज्ञा बतानी पड़ेगी कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का अगर आप विच्छेद करेंगे, संज्ञा शब्द का अगर विच्छेद करेंगे उसका होगा सम धन ज्ञा। ठीक है, सम धन ज्ञा, अर्थात सम मतलब समान होता है, ज्ञा मतलब ज्ञात होता है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द का जब विच्छेद करेंगे तो सम धन ज्ञा मतलब समान ज्ञात। तो ऐसी वस्तु, अगर आप इस तरीके से कह लीजिए सामान्य शब्दों में कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु जिसका अपना एक अस्तित्व है, ये सारी चीजें क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगर ये मार्कर है तो इसका अपना एक अस्तित्व है, तो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब ये कई तरीके हो सकते हैं, इसमें जातियां इसकी अलग अलग हो सकती है, वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप संज्ञा को जानते रहिएगा सरल शब्दों में कि ऐसी कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में उपस्थित हो जिसका अपना एक अस्तित्व हो, वो क्या है, संज्ञा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप अगर नोट्स बनाते हो तो आप इस तरीके से क्रम से लिखते चलिएगा। ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, प्राणी, उपकरण तथा भाव जिसका अपना अस्तित्व है वह संज्ञा है। ठीक है, इसमें भाव को भी सम्मिलित किया गया, तो आप इस तरीके से लिखिएगा, क्योंकि आप भाववाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे संज्ञा के विभाजन में, वो आगे की चीजें हैं। लेकिन आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, प्राणी या भाव या उपकरण जिसका अपना एक अस्तित्व है वो क्या है, संज्ञा है। जैसे अब भारत एक देश है तो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मोर एक पक्षी है तो क्या है, संज्ञा है। ताजमहल का अपना एक अस्तित्व है, वो क्या है, संज्ञा है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे अभी आगे जब आप संज्ञा का विभाजन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संज्ञा को आप समझ पाए, मतलब आप सरल शब्दों में समझिएगा कि अगर ब्रह्मांड में कोई चीज विद्यमान है जिसका अपना एक अस्तित्व है तो वह क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब पूछा कहां से जाएगा प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब उसमें भी अब ऐसे सरल शब्दों में नहीं पूछा जाता, अब पूछेगा कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो इसमें देखिए दो शब्द जोड़ दिया, मूल रूप से कितने प्रकार की होती है और संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो इसे आप जान लीजिएगा कि संज्ञा के मूल रूप से 3 ही भेद हैं, और अगर ये पूछ दे कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, मूल रूप से 3 होती है लेकिन कुल 5 होती है। तो हमने लिख दिया है कि संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर पूछे कुल कितने प्रकार की होती है तो कुल 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये मूल संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक से ही 2 निकले हैं, पदार्थवाचक और यह समूहवाचक। ठीक है, तो फिर से देखिएगा संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञाएं 3 प्रकार की लेकिन कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब मूल रूप से कौन 3 प्रकार की है, तो देखिए तीनों प्रकार यहाँ लिखा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये मूल रूप से 3 प्रकार की संज्ञा है। लेकिन अगर कुल पूछ दिया तो 5 कैसे होगा, तो इसी जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है समूह या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक या जिसे आप पदार्थवाचक कहते हैं। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, कुल 5 प्रकार की। अगर मूल रूप से पूछे तो केवल इतने होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। आइए एक एक चीजें को पढ़ते हैं। जैसे अब संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, उसी तरीके से समुदाय या समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या इस तरीके की चीजें होंगी जो स्वयं में क्या होंगी, एक होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो किसी भी स्थान, विशेष स्थान हो गया, वस्तु हो गया, या इस तरीके के ऐसे नाम जो स्वयं में केवल एक है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, किसी नाम, विशेष स्थान, वस्तु आदि में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो अभी अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, भारत एक देश है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या है, एक है, केवल अपने आप में एक है। ठीक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक, वो आएंगी संज्ञा की डिफिनेशन थी, लेकिन वो आएंगी किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में। ये जो होती है, चूंकि किसी एक व्यक्ति जो अपने आप में एक है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, एक वचन में होगी। तो यहाँ पे जानते रहिएगा, ये हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है। कभी कभी पूछ देता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है कि बहुवचन होती है, तो ये हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं में एक होती है, इसका अन्य कोई भेद नहीं होता। ठीक है, जैसे आप उदाहरणों से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे राम, राम एक किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, तो राम ही होगा, ऐसा नहीं कि जितने लोगों का नाम है वो राम से कुछ अलग हो जाएंगे। तो क्या है, अपने आप में क्या है, एक है। जनवरी, जनवरी क्या है, माह का नाम है। महाभारत अपने आप में एक है। भारतीय ग्रह समूह, भाव, भारती क्या है,
ये क्या एक ही, भारतीयता क्या एक ही है ना, ग्रह, ग्रह भी एक ही है, सागर। अब जैसे किसी भी सागर का नाम हुआ, यहाँ पे सागर का मतलब हुआ कि किसी भी सागर का नाम हुआ। जैसे यहाँ पे ग्रह, ग्रह मतलब बुध शुक्र पृथ्वी, इन सारी चीजों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, ग्रहों के नाम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ग्रहों के नाम, सागरों के नाम, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम, पहाड़ियों के नाम, नागरिक, सोमवार दिन है, पर्टिकुलर दिन है। अगर दिनों, अगर यहाँ पे दिनों का सेंस होता है तो ये क्या होता है, जाति का बोध कराता है। ठीक है, भारत एक देश है, तो विशेष तारीखें जैसे पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीनों, उनकी तारीखें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी। 15 अगस्त 1947 आजादी, 26 जनवरी 1950 संविधान, और 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती थी। तो ये सब चीजें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आती है। ठीक है, तो आसानी से आप समझ पाएंगे किसी नाम, विशेष स्थान, वस्तु आदि में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। राम, जनवरी, महाभारत, भारती। ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सागर, तेथिस सागर, बहुत सारे सागर आप पढ़ते आएंगे, ये सारे जो सागर के पर्टिकुलर जो नाम है वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत एक ही है ना, हिमालय। पहाड़ियों के नाम, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वो क्या है, पर्टिकुलर एक ही एक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नागरिक हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार दिन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को जहां भी पाएंगे व्यक्तिगत रूप में अकेला पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के साथ हम आपको समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को बताएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको भाववाचक संज्ञा बताएंगे, क्योंकि जो मुख्य रूप से संज्ञा के भेद हैं वो तीन ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद जातिवाचक में समूहवाचक और पदार्थवाचक आते हैं। तो जातिवाचक के साथ ही आप पढ़ेंगे समूहवाचक और पदार्थवाचक को। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।